मेरी यात्रा एक नई दिशा की तरफ फिर आ गई। कितने तरीके के विविध विषयों के मैं इंटरव्यू आपके सामने लेकर आया हूँ। समाज की संवेदनाओं के ऊपर भी लाइव वीडियो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन इन लाइव वीडियो को बनाने का मकसद मेरा रहता है कि मैंने मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ पढ़ी हैं उसके पात्र आप लोगों के साथ मिलाता रहता हूँ। आज मुंशी प्रेमचंद तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखकों और जो भी व्यंग्यकार हैं उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि जो है हमारे बीच में रहता है। देखिए के.पी. सक्सेना जी हैं, के.पी. सक्सेना जी हैं, लगान फिल्म के स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखा था। और मैं देखिए इतनी शील्ड आपको दिखा पा रहा हूँ। ये एक एक शील्ड के पीछे एक इतिहास होता है, त्याग होता है, तपस्या होता है। आप देख ही रहे होंगे कि ये देखिए नाम देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए, ये देखिए, देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल, और मतलब जगह जगह के अवार्ड्स हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड के अवार्ड्स हैं। देखिए चारों तरफ फील्ड सजी हुई हूँ, समझ ही गए होंगे आप लोग। देखिए देखिए देखिए, अब समझ पा रहे होंगे कि इसके पीछे कितना त्याग, तपस्या, मेहनत हुई होगी। वही आज की डेट में अगर कहा जाए तो मुंशी प्रेमचंद के गबन गोदाम इस टाइप के जो उपन्यास सभी लोगों ने पढ़े हैं और अमिट छाप सभी जनमानस के ऊपर है। साथियों, हमारे साथ में है देखिए अलंकार रस्तोगी जी, जो नमस्कार आप सभी मित्रों। आज चूँकि मैंने आज ही इनका ये उपन्यास मंगाया, पंडित भैया न कोय। इसके पहले भी कई किताबें, जूते की अभिलाषा, सभी विकल्प खुले हैं, डंके की चोट पर, कई किताबें आई हैं इनकी। व्यंग बेसिकली व्यंग्यकार हैं, लेकिन इस बार जो काम किया है मील के पत्थर वाला, आज की डेट में उपन्यास लिखना, एक कहानी 2-3 पन्ने की कहानी लिख लेना तो सहज कोई भी लिख सकता है, लेकिन उपन्यास कई सौ पन्नों का होता है, उसमें लिखना आसान काम नहीं है। बहुत धैर्य, पेशेंस, जैसे 5 ईयर प्लान्स होते हैं देश के, इसी तरीके से होता है ये भी। अलंकार जी, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि उपन्यास पे काम चल रहा है, लेकिन ये गर्व की बात है कि मैं आपके साथ आया हूँ और क्या कहते हैं कि आपका उपन्यास आ चुका है। तो ये बताइए, जो इतना जो उपन्यास जो है ये लिखना आसान नहीं होता है, कितना दिन लगा करीब इसको लिखने में? आपने पहली बात जो कही कि ये उपन्यास लिखना आसान बात नहीं है, ये वाकई कठिन काम है। एक साधना पड़ता है, एक साधना है। कहते हैं कि जैसे कोई तपस्या होती है और वो बहुत समय तक जब चलती है तब जाकर के आपके मनवांछित काम पूरे हो पाते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें पूरी हो पाती हैं। तो ये जो उपन्यास है पंडित भैया न कोय, ये इसको लिखने में मुझे 4 साल लग गए। 4 साल लग गए। 4 सालों तक इसको मैंने जब इस पे काम किया है, जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अब मैं इसके लेखन से संतुष्ट हूँ, तब मुझे जब इसमें संतुष्टि की सोंधी सोंधी महक आने लगी, तब मैंने इसको आपके सामने परोसने का काम किया है। साथियों, समझ रहे हैं आप लोग कि 4 साल इनको इस चीज़ में नहीं लगे कि लिखा है। 4 साल में वो समय शामिल है कि मान लीजिए कि 2 साल लिखने का और 2 साल एडिटिंग करने का। मेन चीज़ होती है कोई चीज़ जो हम लोग लिखते हैं उसको परफेक्शन में लाना। अच्छा, ये इस उपन्यास में ये जो पंडित भैया न कोय एक टाइटल है, इससे क्या असर है? देखिए ये बढ़िया प्रश्न पूछा। ये मैं जानना, मैं सोचता था कि लोग जाने कि मैंने ये टाइटल क्यों रखा। देखिए ये कबीरदास जी ने दोहा लिखा था कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, और पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भैया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ठीक। तो
इसमें चूंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं, पिछले 21 सालों से मैं खुद इस विभाग में हूँ, मैं शिक्षक हूँ और मैंने शिक्षा जगत को बहुत बारीकी से देखा है। यहाँ की अच्छाइयाँ, यहाँ की बुराइयाँ, यहाँ की विसंगतियों को मैंने बहुत ही बारीकी से इनका विश्लेषण किया है। और जो मैंने पाया कि अगर मैं इस पर कुछ लिख रहा हूँ तो उसके लिए जो इतनी शिक्षा के बारे में अलग जगाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो कमियां रह जाती हैं, तो जब मैंने सोचा इसका एक शीर्षक क्या रखा जाए, तो जो पंडित भयानक होए, यानी कि पंडित से अर्थ है कि ज्ञानी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसमें जो विसंगतियां हैं वो हमको ज्ञानी बनाने से रोक रही हैं। इसलिए इन शिक्षा जगत की विसंगतियों पर प्रकाश डालने के लिए ही मैंने इसका टाइटल रखा पंडित भयानक होए। अच्छा, मतलब बेसिकली आपकी जो उपन्यास है शिक्षा जगत पर आधारित। शिक्षा जगत की विसंगतियां हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि ये सारी चीजें तो आपके साथ भी हुई हैं, ये सब आपके साथ भी घटित हुई है। अगर विशेषकर किसी ने कोई सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है तो जब उसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा यार ये तो मेरी कहानी लिख दी इन्होंने। तो साथियों ये समझ रहे हैं इनका जो उपन्यास है पंडित भयानक हुए, ये बताइए कि ये जो उपन्यास है हमारे दर्शकों में किसी को जो लेना होगा तो ये कैसे, कहाँ पर उपलब्ध होगा? ये 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आप अमेज़न पे जाइए और अमेज़न ऑनलाइन पे आप पंडित भयानक को सर्च करिए और वहाँ से आप इसको मंगवा सकते हैं। दूसरा ये कि आप अद्विक पब्लिकेशन से डायरेक्ट संपर्क करके और उनके प्रकाशन से सीधे मंगवा सकते हैं। अच्छा साथियों, अमेज़न बहुत सुलभ चीज़ है। जहाँ तक मैं खुद भी शॉपिंग करता हूँ तो सीधे प्रकाशन में जाना ये तो थोड़ा सा टिपिकल काम है। और क्या कहते हैं कि हमारे साथ अलंकार रस्तोगी जी है। कितने साल से आप लेखन यात्रा कब शुरू हुई आपकी? देखिए मुझे लिखते हुए लगभग 20 साल हो चुका है। 20 साल से 20 सालों में शुरुआत में तो बाल कहानियाँ छुटपुट लेखन हुआ, लेकिन फिर मैंने अपने आप को सिर्फ व्यंग में ढाल लिया है और आज मैं एक व्यंगकार के रूप में जाना जाता हूँ और मेरी 8 किताबें व्यंग की आ चुकी है। ये मेरी 9वीं किताब है। अरे यार, नवीं किताब एक व्यंग उपन्यास के रूप में है। और चूंकि आप जब लिखते रहते हैं ना, तो अगर आप एक लेखक हैं और क्रिएटिव व्यक्ति है तो कुछ हमेशा नया आपके मन में चलना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप स्थिर होकर के कोई काम नहीं कर सकते। और एक बड़ा चैलेंज था कि व्यंग संग्रह लाना तो सामान्य सी बात है और मैंने ही सोचा कि अगर व्यंग उपन्यास लिखा जाए, चूँकि ये कठिन विधा है, समय लगता है, साधना पड़ता है, आपको लगातार हर पृष्ठ पर, हर पेज पर पठनीयता, रोचकता बनाए रखनी पड़ती, साथ ही साथ उसमें मारकता भी लानी पड़ती, जो कि व्यंग का ये बहुत बड़ा एक थीम होती है कि आपको उसमें रोचकता, प्रहारात्मकता और साथ ही साथ उसमें सामाजिक सरोकार भी होने चाहिए। तो कोशिश यही करी कि इसमें सारी चीज़ों का मिश्रण। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप बेसिकली व्यवसाय, मतलब ये तो आपका शौक है, वैसे तो शायद आप टीचर है, किस चीज़ के टीचर हैं? मैं अंग्रेजी का अच्छा टीचर, और अंग्रेजी का टीचर है। साथियों देखिए, अंग्रेजी का टीचर है, ये बताइए कि अंग्रेजी का टीचर है लेकिन सब लिख हिंदी में रहे। कभी आपके ये विचार नहीं आया कि अंग्रेजी के देखिए अंग्रेजी अपने आप में बहुत अच्छी समृद्ध भाषा है। कोई भी भाषा अच्छी बुरी नहीं होती है, सब में अच्छा साहित्य होता है, समृद्ध साहित्य है। अंग्रेजी भी समृद्ध साहित्य है। चूँकि मैं व्यंग लिखता हूँ और व्यंग जनमानस की बात करता है। जनमानस, हमारे देश का जनमानस ज़्यादा ना शिक्षित है, ना वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड है कि वो अंग्रेजी भाषा को समझ पाए। तो अगर मैं जनमानस की या जन सरोकार की बात करता हूँ तो उन्हीं की भाषा में होनी चाहिए, ताकि अगर मैं उनके मुद्दे उठाऊँ तो उनको समझ में आ जाए कि किसी ने मेरी बात की है। वैसे जैसे कि मोदी जी मन की बात हिंदी में करते हैं। बिल्कुल, आप वेरी गुड। ये बहुत साथियों, ये देखिए बहुत एक जो है महान व्यक्ति का जो गुण होता है कि इंडिया में इतनी भाषाएं हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, लेकिन अगर आज भी मैं जब महसूस करता हूँ कि अगर दैनिक जागरण पेपर या हिंदुस्तान ये हिंदी पेपर या क्षेत्रीय भाषाओं के पेपर आते हैं तो वो लगभग 90% आते हैं और उनके 10% लोग ही इंग्लिश पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम जैसे अभी आपने कहा कि
अंग्रेजी भाषा का मैं शिक्षक हूँ, तो मुझे जितनी अच्छी हिंदी लगती है उतनी अच्छी अंग्रेजी भी लगती है। और लेकिन इंडिया के परिवेश में क्या कहेंगे, इंडिया के परिवेश में कहेंगे? चूंकि भाई मैंने कहा ना कि जनमानस के मुद्दे उठाता हूँ, जनमानस तक पहुंचना है तो उनकी भाषा भी होनी चाहिए। लेकिन अब मेरे पास कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिसमें मैंने कहा कि कुछ एलिट क्लास है जो आजकल की नई पौध है वो ज़्यादातर अंग्रेजी मीडियम में आ रही, तो कुछ लोगों की एक डिमांड है कि मैं अपने कुछ व्यंग अंग्रेजी में भी लिखूं। तो मैंने अब जो मेरी अगली मेरा जो काम होगा या मेरी जो अगली किताब आ रही है वो मेरी अंग्रेजी में आ रही है। मैंने अंग्रेजी में भी अब व्यंग लिखने का प्रयास किया है और जो मेरी अगली किताब होगी वो आप लोगों को अंग्रेजी में ही मिलेगी। वे तो इसके लिए एडवांस में भी शुभकामनाएं कि आप कम से कम उन लोगों को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल हम लोगों की पीढ़ी जो थी तो हिंदी मीडियम वाली थी, लेकिन अब जो पीढ़ी है हमें वेंग को आगे ले जाना है। तो वेंग को अगर आगे ले जाना होगा तो हम उन्हीं की भाषा में जा करके काम करना पड़ेगा, और नहीं तो भाई हम आगे आने वाली पीढ़ी तक अपनी बात को कैसे ट्रांसफर। नहीं, जरूरी ये बिल्कुल जरूरी है। मैं भी महसूस करता हूँ क्योंकि अब सब जितने भी स्कूल हमारे आसपास खुल रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता हिंदी मीडियम स्कूल, सब 90% स्कूल और 90% बच्चा इंग्लिश मीडियम। वो आपका वक्त की मांग है, आपको करना ही पड़ेगा अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, जहाँ तक मैं भी महसूस करता हूँ। और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि अंग्रेजी में भी आनी चाहिए। अच्छा, ये है अब तो कुछ हंसी की बात कर ली है। जैसे कहा जाता है कि जो व्यंग्यकार या राइटर है तो जैसे फोटोज भी देखते हैं बड़े बड़े साहित्यकारों के तो मैच्योर नजर है, लेकिन हमारे साथ में अलंकार जी बैठे हैं, वो प्योर सब कहा जाए लौंडे टाइप के नजर आते हैं। जब देखिए तो स्मार्ट नज़ारा आते हैं। जैसे फिल्मी इंडस्ट्री की बात करें, लंबे अमिताभ बच्चन, जान इब्राहिम टाइप के ये तो मुझे बेकार कम बम्बैया फिल्मों के हीरो ज़्यादा नजर आते हैं। ये बताइए कभी आपने मॉडलिंग का भी तो शौक नहीं पाल रखा है? देखिए हम लोग जो अब आजकल किताबें लिखते हैं ना, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अब अगर आपने फिल्म हीरोज की बात की तो आजकल का जो कंपटीशन वाला दौर है उसमें भी अगर सलमान खान, अमिताभ बच्चन तक को, अगर शाहरुख खान तक को अपनी फिल्म अगर आती है तो उस कंपटीशन दौर में उनको जगह जगह जा करके न्यूज़ चैनल्स में जा करके उसका वो एडवर्टाइज करना पड़ता है, उसका प्रमोशन करना पड़ता है। तो आपने कहा कि मॉडलिंग क्यों नहीं करते, तो अगर मैं अपनी किताब को ही प्रमोट कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गलत फहमी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि इंटरव्यू कभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, हल्के फुल्के अंदाज में होना चाहिए। और जो किताब मैंने लिखी है पंडित बिहारी को, इसको आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें जो आप एक डेली लाइफ में जिसमें आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि यार ये तो हम भी कॉलेज में जब पढ़ा करते थे, इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसी मस्तियाँ करते थे, ऐसा मजाक चलता था, ऐसी बातें होती थी, ऐसा स्टाफ रूम था, ऐसे टीचर होते थे, ऐसी असेंबली होती थी। इस हर चीज़ को उसमें मैंने लाने का प्रयास किया है, और निसंदेह इसमें जहाँ आपको व्यंग्य नज़र आएगा वहीं पर आपको इसमें विनोद भी नजर आएगा। ये तो साथियों एक पक्ष हुआ, लेकिन दूसरी बात होती है अगर साहित्यकार हो और उसमें संवेदना ना हो तो बेकार साहित्यकार हो, जैसा कि मैं समझता हूँ। आपके मैंने महसूस किया है कि आप जन सरोकार के कार्यों में लगे रहते हैं और ब्लाइंड स्कूल में जाकर भी सेलिब्रेट वगैरह करते हैं। समाज की ये बताइए कि जैसा भी है, एक केला लेकर 7 लोग फोटो खिंचाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा जो देश है, अगर इसका लगता है कि 5% भी लोग पूरी तरह संवेदनशील हो जाए तो हमारा भारत जो है कितना अच्छा हो जाए, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हल हो जाए। क्या कहेंगे? देखिए, संवेदनशीलता हमारे यहाँ, संवेदनशीलता को लोग बेचते हैं। अगर संवेदनशील अगर आप हैं तो उसको आप बेच क्यों रहे? मैंने देखा कि लोग अपने होर्डिंग लगाएंगे और अपने समाज सेवक कि समाज सेवक कौन सी डिग्री है, कौन सी उपाधि है, कहाँ से मिलती है। अगर आप अच्छा काम करते, कभी गांधी जी ने नहीं लगाया समाज सेवक, कभी लाला मदर टेरेसा ने नहीं लगाया, इतने बड़े बड़े नहीं लगाया, बहुत से ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतने काम कर दिए। मदर टेरेसा का आपने नाम लिया, कितना बड़ा काम करती थी, कोढ़ियों की सेवा करती थी।
आपको महात्मा गांधी 64 साल का थे। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला है बच्चों के लिए काम करने के लिए। आज तक उनको कोई जानता था? कभी होर्डिंग्स में देखा है कि कैलाश सत्यार्थी समाज सेवक? अगर आपको काम करना है तो समाज खुद आपको मान्यता देगा, उसके लिए आप होर्डिंग्स में क्यों लगाते हैं? लेकिन चूंकि उनको मैंने कहा नहीं, संवेदनशीलता अपनी बेचनी है, उनको चुनाव लड़ना है, उनको अपने मोहल्ले के छोटे भैया नेता बनना है, तो उनको अपने मोहल्ले में अपना भौकाल बनाना है, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए वो बहुत ही इस चीज़ को छोटा कर देते हैं। तो आप समाज सेवी कोई बन करके आप दिखावा मत करिए। समाज सेवा करिए, आप करें तो लोग खुद कहेंगे भैया ये समाज सेवी आ रहे। सूरज कहता भैया अपने नाम के आगे लगाते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा चमकीला सितारा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा तेज है, धूप है मेरे अंदर, सबसे ज़्यादा रोशनी है, सबसे ज़्यादा ताप है, तो नहीं कहता ना कि वो भी नेम प्लेट लगा के घूमे। अगर आप इतने काबिल हैं तो खुद ही आप चमकेंगे यार। ये अच्छा, ये बताइए बेसिकली जैसे हम आप सभी लोग दिव्यांगों की बात करते हैं, जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं, डेफ लोग होते हैं, ये समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, तो इसके लिए समाज का लोगों का क्या, या गरीब आदमी आना था सब, इसके लिए समाज का क्या दायित्व होना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास अपनी आवश्यकताओं के बाद कुछ ऐसा है जो लगता है कि यार इसे बैंकों में रखा हुआ है या मेरे वार्डरोब में बंद है और मेरे पास एक्सेस है, अगर आपके पास नीड है नहीं है उसकी, तो आप उसको बांटिए। क्योंकि जब आप मरते हैं तो या तो छोड़ के जाते हैं या दे के जाते हैं, आपके पास कोई तीसरा उपाय नहीं होता है। तो इससे बेटर है कि आप छोड़ के जाए या किसी को दे के जाए, तो जीते जी उसका उपयोग करिए कि कहाँ आपकी कमाई हुई दौलत को सही तरीके से इस्तेमाल किया जानी है। तो आप करिए, कितने सारे चीज़ें हैं। आप खुद इतने समाज सेवा में हमेशा लीन रहते हैं और आपकी प्रेरणा से ही हम लोग डिफरेंट स्कूल जाते हैं, ब्लाइंड स्कूल जाते हैं, अनाथालय जाते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं। कितने काम अगर आप उस पर आ जाए ना, तो आप वो जो लाइनों में लग करके मैं कहता हूँ ठीक है आप सब कुछ दीजिए, मंदिरों में चढ़ावा करिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक हिस्सा जरूर आप इनमें रखिए जिसमें आप देख सकें ना कि जिसको ईश्वर ने बनाया है आपने उसकी मदद की है। आप उसकी क्या मदद करने जा रहे हैं जिसको खुद ईश्वर है? आप ऐसे लोगों की मदद करिए जो देखिए अभी भी ना पढ़ पा रहे हैं, ना उनके पास अच्छी स्टेशनरी है, ना किताबें हैं, ना कापियाँ हैं। क्योंकि मैं खुद स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि इतने गरीब घर के बच्चे आते हैं कि फटे जूते पहनते हैं, उसमें से उनकी उंगलियाँ बाहर आ जाती हैं, फटे बैग होते हैं, कापियाँ उसमें से गिर रही होती हैं, पेंसिल नहीं होती उनके पास है, उनके पास कपड़े नहीं हैं। तो सरकार अपनी काम प्रयास करती, लेकिन सरकार के अलावा हम सब लोगों को जब तक इसमें नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा भारत नहीं बना पाएंगे। अच्छा, लोग जैसे करना चाहे भाई, आजकल तो नेट पर भी नंबर दिए होते हैं, लोग चाहे तो जा सकते। बहुत से लोगों को अच्छे करना चाहते हैं तो लोग नहीं मिलते हैं, आपने भी महसूस किया होता है, क्योंकि लोग जो है पैसे का मिसयूज भी करते हैं। क्यों नहीं? तो कम से कम आप ऐसे अच्छे लोगों को पकड़िए और देखिए, और निसंदेह क्यों नहीं है भाई, कुछ ना हो तो आपके पास पुराने कपड़े तो नहीं है। अब भाई हर साल आप खुद करिए ना। लोग शर्म महसूस करते हैं, ये भी महसूस किया, लोग शर्म महसूस करते हैं, क्या करें, इसमें कौन सी शर्म होती है बताइए? पुराने कपड़े दे दिए, आप कपड़े बांटिए, आप जितना आप होली दिवाली का त्योहार का असली मतलब अपने बच्चों से दिलवाइए, बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं हो जाएगी। आप अगर सोचते हो कि मैं किसी अधिकारी को या ऐसे इस व्यक्ति को मिठाई दे करके, जिससे मैंने आज मिठाई दी है 1000 रुपये, कल मुझसे 10,000 काम करवा लूँगा, तो ये कोई समाज सेवा नहीं होगी। अच्छा, त्योहार का असली मैसेज ये नहीं है अलंकार जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जो त्योहार हम जैसे अपने पकवान खाए खिला लिए, लेकिन यही पकवान कुछ जैसे गरीबों में या कहीं बांट दिया जाए तो लगता नहीं कि हम लोग आत्मा से करेंगे, भावनात्मक रूप से त्योहारों को अगर इससे जोड़ ले और अपने बच्चों के माध्यम से अगर करवाएं, तो जो स्कूल में पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है तो लगता नहीं बच्चे साक्षात मॉरल टीचिंग किताबों में नहीं होती। जैसे एमटी सब्जेक्ट एक हो गया, मॉरल टीचिंग हो गया, आपने किताब खरीद ली,
उसमें प्रोजेक्ट बना दिए, उसमें कर लिए। आप मॉरल टीचिंग को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जोड़ दीजिए, अपने बच्चों को ले जाइए और दिखाइए कि आपने क्या किया हुआ है, और वो चीज़ आप स्कूल में सबमिट करिए कि मैंने इतने बच्चों को आज दिवाली में पटाखे दिए, मिठाइयाँ दिया, कपड़े बांटे। आप वो दिखाइए कि मॉरल टीचिंग वास्तव में प्रैक्टिकल करवाइए। मॉरल टीचिंग का साथियों देखिए, शिक्षा प्रैक्टिकल होना चाहिए, ना कि किताबी ज्ञान। देखिए किसी भी जनरली जो राइटर का इंटरव्यू होता है एक किताब पर होता है, लेकिन ये मेरा मानना है कि वो इंटरव्यू इनकम्प्लीट होता है। क्या महसूस करते हैं? संवेदना के बिना राइटर का एक पार्ट मुझे लगता है कि 50% संवेदना और 50% इससे मिलकर एक राइटर बनता है। ये तो इंटरव्यू लेने वाले मुझे यही महसूस राइट होता है कि वो पूछ जाए। तो साथियों, मेरा फिर से ये आप लोगों से क्या कहते हैं अनुरोध भी है और आपके ऊपर अधिकार भी है। देखिए किताब मैंने आज ही मंगाई है अमेजन से, कि उपन्यास है, ये बहुत कम उपन्यास रेयर केस में लोग लिखते हैं, पंडित भयानक को है। और आप लोगों को जरा अपना मोबाइल नंबर, जैसे कोई आपसे कुछ थैंक्स वगैरह करना चाहे तो अपना मोबाइल नंबर वगैरह बता दें, और इनकी किताब कोई भी लेगा तो इनके मोबाइल नंबर पर किताब भेजकर यहाँ पर इनके माध्यम से मैसेज भी लिखवा सकता है, मोटिवेशनल मैसेज लिखवा सकता है बुक पर। और ये अलंकार जी और हमारा ये कांटेक्ट है इनसे। आप अपना नंबर बता दीजिए लोगों को। देखिए नंबर, आप किताब जैसे संतोष जी ने कहा कि अमेजन में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या हो, तो आप मेरा नंबर ले लीजिए और उससे मुझसे संपर्क कर लीजिए कि किस तरीके से आपको ये किताब उपलब्ध होगी। और नंबर है मेरा 9838565890। और सिर्फ किताब खरीदने से संबंध नहीं, अगर आपको लिखना हो, कोई मार्गदर्शन चाहिए हो, तो निसंदेह आप आइए। और मैं तो चाहता हूँ कि अच्छे, अगर किसी के अंदर राइटिंग पोटेंशियल है, वो क्षमता है, लिखने की क्षमता, तो कोई मार्गदर्शन चाहे तो बिल्कुल स्वागत है उसका। आपके बच्चों में कोई क्षमता है लिखने पढ़ने की, तो ये इनका सोशल वाला रूप है। किताब इन्होंने अपने लिए लिख ली, लेकिन नए राइटर पैदा करना ये इनके देखिए किताब को लिखना, छपवाना और उसको बेचना ये मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि जो मैंने किताब में लिखा है वो कितने लोगों तक पहुंचता है और उससे कितने लोग आत्मसात करते हैं और कितना वो समाज पर प्रभाव डालता है। ये किताब लिखने के, किसी भी राइटर के लिखने का यही मकसद होता है। प्रेमचंद ने, जितने भी बड़े बड़े लेखकों ने जब भी लिखा है तो उससे कोई कमाई नहीं की है, ना कोई बहुत अमीर हो गए हैं। लेकिन आज भी जब उनका लिखा हुआ लोग पढ़ते, चाहे धर्मवीर भारती हो, चाहे अज्ञे हो, चाहे निराला हो, चाहे वो प्रेमचंद जी हो, इतने बड़े बड़े राइटर्स रहे हैं, धर्मवीर भारती जी हो, तो आज भी लोग उनके लिखे को कोट करते हैं। परसाई हो, शरद जोशी जी हो, के.पी. सक्सेना साहब हो, तो ये इसलिए लिखा ना कि समाज को उन्होंने कुछ दिया है, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ एक सोच दिया है। और ये सोच ही अगर प्रभावित होती तो राइटर या लेखक का मकसद सफल हो जाता है। साथियों, मैं इंटरव्यू ले रहा था अलंकार रस्तोगी जी के साथ। मैं फिर से बता दूं आपको कि ट्यूशन पढ़ाकर खुद पढ़े, और जिस स्कूल में चौक में अग्रसेन इंटर कॉलेज में ये पढ़े, वहीं आज एक शिक्षक हैं और उसके साथ साथ समाज सेवक हैं और काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं, विविध रूप है, संवेदना से परिपूर्ण है। साथियों, फिर मिलता हूँ मैं ऐसे किसी व्यक्ति के इंटरव्यू को लेकर। धन्यवाद।